सनातन धर्म को जागृति प्रदान करने हेतु एक माता का जन्म हुआ जिसका नाम गौ माता है। किसान को ऐसा लगने लगा कि किसान अब गाय माता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर की आवश्यकता नहीं, कि गाय के बिना धरती को संरक्षित करना संभव नहीं है। गाय वास्तविक रूप से मातृत्व भाव ही रखती है। हम तो उसके बालक हैं, मानव जो जितना है, गाय हमारा पोषण करती है हर तरीके से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में अक्सर कई मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, चर्चाएं होती हैं। फिर चाहे राजनीति की बात हो, व्यापार की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं कि अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिन पर चर्चाएं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक मैसेज पब्लिक के बीच पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं पाता। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और विषय क्या है? विषय आप और हम सबसे जुड़ा हुआ है। सुबह से और रात तक कई बार कई चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिन्हें आप और हम सब देखते हैं। और कुछ आज का जो मुद्दा है वो ना तो राजनीति से जुड़ा है, ना व्यापार से जुड़ा है। एक उस समाज सेवा या कहें कि किसी पशु की जिंदगी से जुड़ा है। बेहद रोचक विषय है, जरूरी विषय है, और आज इसी जरूरी विषय पर चर्चा होगी। पूरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ अतुल गुप्ता जी जुड़े हैं। और अतुल गुप्ता जी कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के। साथ में हमारे जुड़े हैं मुकेश भारद्वाज जी, आप भी राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के। अब आप समझ गए होंगे कि आज की चर्चा का विषय क्या है। बेहद रोचक विषय है। दरअसल जब हम लोग गौ माता को लेकर बातचीत करते हैं तो कई सवाल उठते हैं। आज गाय को लेकर पूरे देश में चर्चा होती है। आज उनकी देखभाल की चर्चा होती है, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर चर्चाएं होना लाजमी भी है। सबसे पहले अतुल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद जो है ये है क्या काम करती है। आप उसके अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं। पूरा वर्किंग क्या है, क्या मकसद है इस संगठन का, इस परिषद का? अतुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये परिषद, संगठन, और किस तरह से आप लोग अपना काम करते हैं इसमें? सबसे पहले आज़ादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस देश की अस्मिता और देश की आत्मा का विषय अपने नवतेज चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का ये प्रकल्प प्रारंभ किया और विषय को जनता के सामने लाने का काम किया। उसके लिए आपका कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद। इस राष्ट्र में, इस दुनिया में सबसे पहले यदि जीव की उत्पत्ति और इस धर्म की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ में इस धर्म की रक्षा हेतु, इस धर्म को, इस सनातन धर्म को जागृति प्रदान करने हेतु एक माता का जन्म हुआ जिसका नाम गौ माता है। ये गौ माता पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में और विश्व की रक्षार्थ अपने आप को समर्पित करती है। इस बात का हम सभी को बहुत बहुत गर्व होना चाहिए। साथ ही आज अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों इसका निर्माण किया गया और ये कार्य क्या करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस देश में लगभग 30 करोड़ गौ माताएँ हैं। जो गौ माताएँ किसान के घर रहती थीं, गाय का पालन पोषण किसान करता था और जब किसान उससे दूध, गोबर, गौमूत्र लेकर के खेती करता था और अपने स्वयं का पालन पोषण करते हुए घी, दूध, पंचगव्य के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था का संचालन करता था।
लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और ग्रामीण क्षेत्रों में पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रवेश तीव्रता से बढ़ा और यूरिया, डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ने खेतों को घेर लिया, किसान को ऐसा लगने लगा कि किसान अब गाय माता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर की आवश्यकता नहीं है। किसान ने केवल एक पर्पज के लिए गौ माता को रखना प्रारंभ किया कि दूध लें और दूध लेकर के गौ माता को बिचरने के लिए छोड़ दें। अब देखिए एक बड़ी विडंबना, देखिए गौ माता कितनी प्रिय है किसान की, किसान को कितना प्रेम करती है कि दूध देने उसके घर आती है और दिन में वो निकल जाती है, रात्रि रात्रि को उसके घर पे रुकती है, कुछ भी नहीं खाती और गोबर भी उसके खेत में ही करती है और जो भी हरा चारा, सूखा चारा जो भी मिलता है वो बिचर के खा करके और आपके द्वार पे आ जाती है। लेकिन इस के साथ साथ इस देश की धार्मिक अस्मिता को नष्ट करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ कि गाँव में इस तरह का वातावरण हुआ कि खेती के लिए आवश्यकता नहीं और दूध, क्योंकि वो हमने खिलाना बंद कर दिया तो दूध देना भी गौ माता ने धीरे धीरे, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होगी तो दूध कैसे होगा। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में वो कहाँ पहुंची, शहरों की तरफ पलायन कर गई और शहरों में वो बढ़ती गई तो गौशालाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो लगभग पूरे देश में 50 वर्षों से चल रहा है। आज पूरे देश में लगभग 75,145 गौशालाएं संचालित होती हैं, जहां लगभग 3 करोड़ तक गौ माताएं निवास करती हैं। ये एक बड़ा लंबा विषय है। आपको हम बताएं कि गौशाला सहयोग परिषद का जो मूल कार्य है गौशालाओं को शक्तिशाली बनाना, गौ माता को संवर्धन करना, संरक्षण करना तथा गाय के गोबर की मूल्यवान, जो गाय के गोबर में जो शक्तियां हैं, गाय के गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, वो पूरी दुनिया को ये बताना कि गाय के बिना धरती को संरक्षित करना संभव नहीं है। ये हमारा मूल मकसद है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर गायों को लेकर जो उनके पालन पोषण की बात हम करते हैं, उनको बेहतर, उनको गायों को भी एक ज़िंदगी मिल सके। मुकेश जी, आप क्या मानते हैं कि आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो किस स्थिति में है गाय, और जिसे हम गाय माता भी कहते हैं? गाय वास्तविक रूप से मातृत्व भाव ही रखती है। हम तो उसके बालक हैं, मानव जो जितना है, गाय हमारा पोषण करती है हर तरीके से। आप देखिए, जब जैसा कि अतुल जी ने बताया था कि गाय जब आती है दरवाजे पर, उससे कुछ नहीं मांगती है, उसके घर पे आके दूध देती है। वो जैसा कोई चारा हल्का फुल्का डाल देता है तो खा लेती हैं, अन्यथा वो कभी ये नहीं कहती। बाहर बिछड़ के आती हैं, जो भी मिल जाता है खा पी के आती हैं, वहाँ दुग्ध उनको दे देती हैं और उसके बाद सुबह उठ के फिर वो चल देती है। तो गाय का तो भाव मातृत्व का है। अभी आज की परिस्थिति में गौ माता को किसान या जो दूसरे लोग हैं, वो लोग सिर्फ इसी मकसद से रख रहे हैं। गौ माता के अन्य मतलब उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं ढंग से, देखा जाए केवल खुद के लाभ के लिए उनको पाला जा रहा है। गौ माता के साथ में अब आप देखिए एक विषय और इसके साथ में है। हमारे देश में नंदी महाराज पूजनीय होते थे जी। नंदी महाराज गौ माता का ही अंश हैं। आज उनकी क्या स्थिति है? लोग लठ मार के, पानी डाल के उनको भगा देते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। वो कचरे के जो ढेर लगे होते हैं, बिल्कुल उनमें से जो कुछ मिल जाता है खाते हैं, फिर भी वो बलिष्ठ होते हैं, उसके बाद भी बलिष्ठ होते हैं। तो लोग उनसे जब आप कुछ यदि उसको देंगे नंदी जी को, तो नंदी जी मारते नहीं होगा। आप उन पर हाथ फेरिए एक बार, आपको खुद को महसूस होगा। कुछ खाने को दीजिए, फिर हाथ फेरिए, वो आपसे बहुत प्रेम करेगा। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि फ़िलहाल जो प्रेजेंट वर्तमान हालात की अगर बात करें तो अभी गायों की स्थिति, राजस्थान की बात करें या पूरे देश की बात करें, जो होनी चाहिए वो बेहतर नहीं है। और शायद इसी दिशा में कि किस तरीके से अब बेहतर स्थिति में गाय आएँ, अतुल जी शायद इसी दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। हम देखिए, ऐसा है, हमारा
मूल आधार है कार्य का, राज्यों के संविधान में गौ माता को पशु के जो क्षेत्र है, पशु क्षेत्र से हटा करके विशेष जीव में दाखिल किया जाए। एक तो हमारा ये विषय है। दूसरा हमारा जो संकल्प है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। ये दो कार्य हो जाते हैं, उससे क्या है कि गौ माता को रोड पर नहीं देखा जा सकेगा। उसके लिए विशेष अभयारण्य की व्यवस्था होगी। एक विशेष रूप से राज्य सरकार व केंद्र सरकार एक बजट बनाएंगी। खुद बड़े बड़े जो है, जिस तरह से आप हिरण के अभयारण्य देखते हैं, आप बाघ के अभयारण्य देखते हैं, इस तरह से जिले स्तर पे अभयारण्य बनेंगे। हमारा विजन जो है इस देश के सनातन व्यवस्था को एक शक्तिशाली रूप से निखारने के लिए कार्य करने का है। हम इस दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि गौ माता इस पूरी दुनिया का किस तरह से संरक्षण कर सकती है। उसके लिए पहल हम सबको करने की आवश्यकता है और यही हमारा विजन है, मिशन है और ऑब्जेक्टिव। तो आपके इस विजन और मिशन को लेकर अब किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, ऐसा है, इलेक्शन के जो है इलेक्शन में भी हमारा काफ़ी उपयोग हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी गाय के ऊपर बात करी है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री ने भी गाय के ऊपर बात की है। सभी लोगों ने एक विशेष आश्वासन दिया हुआ है। 4 तारीख के बाद में हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और सभी शंकराचार्यों को साथ में लेंगे और हमारी पूरी एक कमेटी है, उस कमेटी के साथ में प्रधानमंत्री जी से 1 to 1 करेंगे और वहाँ से हम एक ही एजेंडा है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र अधिकार वाली सरकारें हैं, उन सरकारों में पहले संविधान में परिवर्तन किया जाए विधानसभा के पटल पर और उसके बाद में लोकसभा में इस बिल को पारित किया जाए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ है, आप संघ की सभी इकाइयां हमारे साथ हैं और जहां जहां पर भी यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगी, हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे और बातचीत करके सबका समझौता करेंगे। सभी जो भी गौ जो है ऋषि हैं, वो सभी एक पटल पे आकर के, वैसे सभी लोगों की हमारे पास में एक पॉजिटिव विचारधारा है कि आप इसका नेतृत्व करें और सीधी सी बात है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में जो भी अवरोध हैं, उन अवरोधों का केंद्र निकलता है राज्यों की तरफ से। इस भारत में 29 राज्य हैं, हमें 6 राज्यों से केवल ये संविधान परिवर्तन कराना है, जो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस वर्ष के बाद में 2024 के जून में सरकार बन जाए, उसके बाद में इस प्रक्रिया को भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के पूर्ण करने की योजना बनाई जाएगी। मुकेश जी, कई बार एक सवाल ये भी उठता है कि चाहे किसी भी स्टेट की हम बात करें, वहाँ पर जो गौशालाएं हैं और उनका जो रखरखाव होना चाहिए, वहाँ पर जो गायें हैं उन्हें एक प्रॉपर तरीके से, चाहे उनके खान पान की बात हो, चाहे बीमारी ट्रीटमेंट, तमाम इन चीज़ों की बात है, सरकार से जो वाकई वहाँ पर मदद मिलनी चाहिए उन गौशालाओं को या तो वो नहीं मिल पाती या कुछ नियम कायदों की वजह से पूरा मामला उलझ जाता है। लगता है ऐसा? आप ठीक कह रहे हैं। कुछ तो हमारे जो गौशाला वाले लोग हैं, जो गौशालाएं तो खोल लेते हैं, वहाँ पे गौ माताओं की स्थिति को ठीक नहीं रख पाते हैं। उनको केवल इसलिए रखते हैं कि उनको कुछ एड लेनी है, सरकार से कुछ लाभ लेना है जो गौ के नाम पे जो मिलता है, तो वो एक तो उनका सोच बदलना होगा। वो गौ माता को क्या सुविधाएं चाहिए, वो उनको खुद को डेवलप होना पड़ेगा। लेकिन वो कई बार सरकार की ओर से, सरकार की तरफ भी देखते हैं कि सरकार भी हमेशा सरकार पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। हमारा उद्देश्य भी यह है कि हम उनको गौ माता के जितने भी उत्पाद हैं उन सबको बढ़ावा दें। तो बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि उनकी आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वो ठीक से उसमें लगा भी पाएंगे, स्वावलंबन होगा। तो जब अब उनका मस्तिष्क में ये चीज़ डालनी भी होगी, उसके अलावा जितने सरकारी सहायता जो मिल सकती है, जो हमारे गौशाला प्रकल्प बने हुए हैं, सरकारी गोपालन विभाग है, वो लोग मदद करने को भी तैयार होते हैं। मदद भी होती है, ऐसा नहीं है कि भाई उनसे मदद नहीं होती, लेकिन हाँ, वहाँ पे मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अतुल जी, आप बता रहे थे 75,145 देश में गौशालाएं हैं और लगभग आप बता रहे हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा गाय इस समय हैं। तमाम जो गायें हैं वो गौशाला में तो होंगी नहीं, काफ़ी कुछ रोड पे भी घूमती हैं और उनके असल मालिक कौन है, कई बार वो चीज़ें भी नहीं हो पाती। उन गायों का
गौशालाओं को आपने मजबूत बना दिया, सरकारों से आपने बिल ले आया, विधानसभा, लोकसभा, तमाम जगह ले आए, लेकिन जो गाय सड़कों पर विचरण कर रही है उनके लिए क्या है? अब एक तो डेटा को मैं आपको सही करना चाहता हूँ। 30 करोड़ गौ माताएँ हैं पूरे देश भर में। ठीक है। ये कई प्रकार की गौ माताएँ होती हैं। एक शहरी क्षेत्र गौ माताएँ, एक जंगली क्षेत्र गौ माताएँ, ठीक है, एक गौशालाओं में रहने वाली गौ माताएँ, एक किसान के खेत में रहने वाली गौ माताएँ। ये आपका एक टोटल एक विषय है। दूसरा, गौशालाओं के अंदर 2.5 से 3 करोड़ गौ माताएँ हैं पूरे देश भर में, जो भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन आने वाली जो गौशालाएं हैं, जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जिनको राज्य सरकारें एड के माध्यम से कुछ प्रतिशत 40 रुपये 50 रुपये प्रति गौ माता का सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। अब आपने बात कही कि भाई इसमें से कुछ ऐसी गौ माताएँ हैं जो कि किसान की हैं, इसमें से गौशालाओं की हैं, इसमें से एक गौवंश और होता है हमारे यहाँ पर जो नगर निगम जिनको रखता है, जिनको हम लोगों जो है एक साधारण जो भाषा गलत है, लावारिस या इस तरह का शब्द उपयोग करते हैं, जबकि जो है गैर आश्रित जो है गौ माताएँ हैं वो, जिनके लिए नगर निगम प्रावधान करता है। लेकिन गैर आश्रित गौ माताएँ भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो गौशालाएँ हैं उसमें भी 70% आज भी वो बाहर हैं, मंडियों में। आप जो शहर के जो बॉर्डर्स पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, जहाँ पर भी खाने पीने की व्यवस्था मिलती है आसपास, वहाँ मिलते आएंगे। तो अब देखिए ऐसा है, जब ये कानून पारित हो जाएगा तो सभी गौ माताओं को अलग अलग स्थान पर रखने, उनकी व्यवस्था करने, उनको सुनिश्चित करने की एक अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक बेहद बन जाएगा, एक बड़ा बन जाएगा। उसमें हम गौ माता को माता का दर्जा देंगे, हम उसकी मतलब एक तरीके से एक सेवा प्रकल्प एक बड़े स्तर पे होगा। अभी मुकेश जी ने जो बात कही उसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहूँगा कि गौशालाएं केवल अभी तक ये समझ रही हैं कि गौशाला ओपन करना और गाय को उसमें रखना उनका काम है, जबकि ये नहीं है। गौशालाओं में गौ माता को माता की तरह उनको रखना, पूजा करना, टेक केयर करना एंड उनको एक देश की धरोहर के रूप में प्रेजेंट करना, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट को लेते हुए राजस्थान राज्य, मैं आपके माध्यम से आपके नॉलेज को बढ़ाना चाहूँगा, सबसे पहला राज्य है जहाँ पे गौपालन विभाग का निर्माण हुआ, राजस्थान में। और मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है इस बात को कहने में कि सबसे ज़्यादा धन खर्च किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी कहीं अच्छी सुविधा जो है वो राजस्थान में सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन मनोस्थिति का भी विकास करना बहुत ज़रूरी है। पालक को भी तो चाहिए ना कि वो भी तो विज्ञान का अनुसरण करे। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाओं पर अगर केवल सरकार पर ही नज़रें रखी जाए तो वो भी शायद पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाता, किसी भी विषय में सक्सेस नहीं हो पाता। और यहाँ पर जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं उनको भी आगे आना बेहद ज़रूरी है। एक सवाल, आखिरी सवाल और, कि कई बार खबरें आती हैं गोवंश बरामद होते हैं, पकड़े जाते हैं, कुछ गलत हाथों में पड़ जाते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है गौ माता के साथ, वो घटनाएं भी होती हैं। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, उन्हें किस तरह से रोका जाना चाहिए? सरकार और आम व्यक्ति की भूमिका उनमें क्या होनी चाहिए? इसमें ऐसा हो सकता है कि सरकार अपने स्तर पर गौरक्षकों का एक कुछ उनको आइडेंटिफाई करे और उनको एक मीन्स उनके लिए कुछ प्रपत्र बना के दें तो वो उस क्षेत्र में काम करें। अन्यथा क्या है कि लोग आते हैं बाहर से, यहाँ से हमारे कुछ क्षेत्रों से जो गौ अब जैसे जो दूध नहीं दे रही हैं, जो ऐसे हैं, उनको लिया और बेच देते हैं और ट्रकों में भर के ले जाते हैं। उनके लिए भी सरकार को या गौशालाओं को कुछ प्रबंध करने चाहिए, करने होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने गाय रखी, आज वो दूध दे रही है तो बहुत अच्छी है, और कभी किसी भी वजह से अगर उसने दूध देना बंद किया तो आपने उसको घर से बाहर या अपनी गौशाला से बाहर कर दिया। वहाँ आपको सनातनी भाव जगाना पड़ेगा। आपको गौ माता को पशु नहीं मानकर माता मानना पड़ेगा।
आप उसको एक पशु की तरह न देखें। बिल्कुल। वो गौ माता है, कामधेनु माता, जिसका हम पुराणों में भी देखते हैं, आता है जिक्र। तो और शायद जब माता का दर्जा आप दे देंगे, वाकई आप मान लेंगे, तो शायद वो स्थितियां नहीं आएंगी कि आप उनको बेचने वाले के मन में भी ये भाव नहीं आएगा कि उसको उस तरीके से बेचा जाए। और जो लोग इनका दुरुपयोग करते हैं, जो गौमांस खाते हैं, जो लोग हैं, उनके मन में भी एक भाव जगाना होगा कि भाई बहुत पशु हैं आपके पास में, आपको यदि मांस ही खाना है तो बहुत पशु हैं, उनका मांस खाइए। गौ माता को तो माता मानिए, उनको छोड़िए। एक ही जगह हम आपसे अनुरोध करते हैं, जो हमारे दूसरे धर्मावलंबी हैं या दूसरे जो लोग हैं जो ये खाते हैं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, गौ माता पर कृपा कीजिए, उनको छोड़िए। आप कहीं अन्यत्र इतने जीव जंतु हैं जिनका आप भक्षण करते हैं, कीजिए। अतुल जी, एक आखिरी सवाल, विदेशों में भी क्या कुछ लगता है कि गौ माता के लिए कुछ हो रहा है, या विदेशों में हिंदुस्तान की गौ माताओं से जो अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि चर्चा ये कि यहाँ से गौमूत्र या गोबर का जो निर्यात हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है इस समय? बहुत अच्छा विषय उठाया है। ये विषय हमारे पॉलिसी में भी है कि अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की तरफ से ये प्रस्ताव भी दिया गया है कि गोबर पर विदेश नीति बनाई जाए, जो राजस्थान में भी बनना प्रारंभ हो गई है और वो केंद्र में भी बनेगी। गोबर में 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कई देश दुनिया के बाहर ऐसे हैं जहां पर भूमि के अंदर यूरिया डीएपी के अलावा कुछ नहीं डाला जाता और उनके पास में कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, यानी कि नेचुरल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट नहीं है, केमिकल से ही होती है, केमिकल से ही खेती होती है। तो क्या है कि गोबर में ही, केवल गौमाता के गोबर में ही ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ज़मीन को शुद्ध करता है, ज़मीन के जर्मिनेशन सेल्स को तैयार करता है, और वो उनको किसी प्रकार का हानिकारक नहीं है, और उनसे उत्पन्न हुई जो भी फसल है वो उसकी गुणवत्ता होती है, वो एक एक्चुअल जो है अच्छा मटेरियल होता है, पेस्टिसाइड फ्री मटेरियल होता है। तो विदेशों में निर्यात में 192 मैट्रिक टन गाय का गोबर 2022 में यहाँ से निर्यात किया गया, जिसका HSN कोड भी बन गया है, HS कोड भी बन गया है, और ये एक देश के लिए गौरव का विषय भी है। रही बात गौमूत्र के ऊपर, गोबर के ऊपर, आने वाले समय में इसको इंडस्ट्री MSME का दर्जा दिया जाए, इस बात को लेकर के हम गंभीरता से बात कर रहे हैं। और MSME में ये गौशालाएं, जैसे मुकेश जी ने अभी कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी हमारा पूर्ण ऑब्जेक्ट है। मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हम केवल गाय माता की बात कर रहे हैं, हम गाय माता के साथ में लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं, और इसको उद्योग का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, इस पर इन्वेस्टमेंट लाने की बात भी हम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग इस चीज़ को एक बड़े राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करने का काम कर रहे हैं कि गौ माता, जब गाय माता है ना, तो वो आपको एक बड़ी इंडस्ट्रीज भी दे रही है। आपके पास 30 करोड़ गौवंश है, एक गौ माता 10 किलो गोबर देती है, आप देख लीजिए कितना किलो गोबर हो गया, 30 करोड़ का 10 किलो से कैलकुलेट कर लें। गाय का गोबर की लकड़ी बनाने का काम जो है बहुत ही बड़े स्तर पे प्रारंभ हो गया है, जिसको हम लोग भी काफ़ी बड़े स्तर पे देख रहे हैं। बाकी अन्य भी कई निर्माण हो रहे हैं, तो ये एक उद्योग बन गया। अब इस उद्योग जब दिखता हुआ उद्योग हो रहा है, तो नए नए लोग आ रहे हैं, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया के लोग भी इंडस्ट्रीज इसको अपना चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो मेन बात है कि गौ माता जो दे रही है, उस मतलब हम लोग, गलती हमारी है, हम सब लोगों की है, हमने कभी उसकी गोबर की वैल्यू नहीं समझी है। मुद्दा ये है, और आज गोबर की मांग है विदेशों में, गोबर की मांग है विदेशों में, और बस इसको लेकर के जब स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्टमेंट इंडिया, जब बात होंगी ना, देखिए बात होती है, कम्युनिकेशन होता है, एक पटल तैयार होता है, तब होती है बातचीत। अभी हमारे संत महात्माओं ने काम बहुत किया, हमारे पथमेड़ा के महाराज जी ने काम किया, राजेंद्र महाराज जी ने काम किया, गोविंद देव जी गिरी महाराज जी ने काम किया, बहुत सारे महाराज जी ने काम किया। लेकिन क्या है, महाराज जी धार्मिक दृष्टि से ही इस बात को कर रहे हैं, लेकिन हम उन सबके सानिध्य में मिलकर के उद्योग को भी हम जोड़ रहे हैं। और बिल्कुल, जब उद्योग भी अगर किसी चीज़ में जुड़ता है, सेवा में भी जुड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आज गोवंश को, गोमाता को जिस तरीके से दरकिनार किया जाता है, शायद उसमें भी कमी आएगी जब उसे उद्योग के नज़रिए से भी देखा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ पूरा
पूरा हिंदुस्तान गौ माता के लिए और उनकी सेहत के लिए, उनके पालन पोषण के लिए अगर आगे आएगा तो जाहिर सी बात है कि उद्योग के भी जो कई प्रकार हैं, चाहे वो गौमूत्र हो, आज भी उसे सम्मानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जो गोबर है उसे भी सम्मानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जी मुकेश जी। आज सौभाग्य से राजस्थान में सनातनी सरकार है, उसको कह सकते हैं आप। मुख्यमंत्री जी खुद गोवर्धन भगवान के पुजारी हैं, उनका सेवा भाव रहता है, गोवर्धन की पूजा करते हैं। गौ माता और गोवर्धन का भी एक आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा संबंध है। आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ, चूँकि सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, आने वाले समय में गौ माता के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार भी इस दिशा में एक बेहतर और मजबूत कदम उठाए और राजस्थान के अलावा भी हिंदुस्तान की तमाम सरकारें यहाँ पर अगर राजनीति को बिल्कुल अलग रख दिया जाए और एक सेवा की भावना अगर दिमाग में और दिल में लाई जाए तो शायद काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी और मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी एक नए प्रोग्राम के जरिए नई शख्सियत से मुलाकात।